नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 32 है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में सिंधु नदी अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में देखा था और सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियां भारत से निकलती हैं, कुछ महत्वपूर्ण नदियां पाकिस्तान से निकलती हैं और कुछ महत्वपूर्ण नदियां अफगानिस्तान से निकलती हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सिंधु व उसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के द्वारा बने हुए सिंधु अपवाह तंत्र को देखा था। आज हम लोग भारत के सबसे महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र गंगा नदी अपवाह तंत्र को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, गंगा नदी जो अपवाह तंत्र है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यह मुख्य रूप से 5 राज्यों से बहती है यह नदी और 15 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। तो आज हम लोग इस अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे, उसी से हमें इसके बारे में समझ में आएगा। देखिए, पहला है भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो कि जल में डूबा रहता हो, जल वहां पर पहुंचता हो। तो गंगा अपवाह तंत्र जो है वह भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्रों में से एक है। इसके साथ यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण बेसिन है। भारत में कई महत्वपूर्ण बेसिन पाए जाते हैं, जिसमें से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा दक्षिण में भी कई महत्वपूर्ण बेसिन हैं। मगर सभी महत्वपूर्ण बेसिनों में एक महत्वपूर्ण जो बेसिन है वो है गंगा अपवाह तंत्र। इसमें इसकी विशेषता इसी से आप समझ सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या का, पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 8% यहां पर जनसंख्या इसकी रहती है। मतलब पूरे विश्व की 8% जनसंख्या इसी अपवाह तंत्र में रहती है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व का हर एक 12वां व्यक्ति इस अपवाह तंत्र में रहता है। तो सोच सकते हैं आप, छोटा सा अपवाह तंत्र पूरे विश्व में इसका क्या मायने रखता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, गंगा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। एक अंतर्राष्ट्रीय नदी तब बनती है जब वह नदी 2 व 2 से अधिक देशों में बहती है। गंगा नदी भी भारत के साथ साथ बांग्लादेश में बहती है, इसलिए इसे हम अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी भारत में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए अपने जल को गिरा देती है। अभी हम इसको आगे देखेंगे पूरी कहानी के रूप में। देखिए, अब एक क्वेश्चन बनता है, हम असलियत में गंगा नदी को एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा सही से याद रहेगा। कहानी के रूप में पढ़ेंगे, कहां से शुरुआत होती है, बीच में क्या स्थिति आती है, कौन कौन कंडीशन आती है, फिर ये अपने जल को किस तरह से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कई तरह से आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इंप्रूव करके कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो हमको गंगा नदी के बारे में सही से अच्छी तरह से याद होगा कि कौन सी नदी गंगा नदी में किस शहर पे मिलती है, कौन सी सहायक नदी कब मिलती है, कौन सी सहायक नदी किस सहायक नदी के पहले मिलती है, बाद में मिलती है। तो इसी सब को हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थान। तो देखिए, इसके लिए भी 2 चीजें हैं। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज कर रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि गंगा नदी का उद्गम स्थान नहीं है, बल्कि गंगा नदी का नामांकन हुआ है। जब 2 नदी आपस में मिलती हैं, इसके बाद एक नई नदी का निर्माण होता है, नामांकन होता है, उस नदी को कहते हैं हम गंगा नदी। तो ये गंगा नदी का नामांकन हुआ है। अगर आप कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ग्रुप डी हो, जिसमें ग्रुप सी के एग्जाम हो, वहां पर अगर हम कुछ एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम हुआ है। असलियत में सीधा समझिए कि बड़े बड़े एग्जामों में उद्गम स्थान को ज्यादा मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि असलियत में गंगा नदी का नामांकन हुआ है। देखिए, आइए अब हम शुरू करते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थान के बारे में, किस तरह से हुआ है। देखिए, एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में, सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है,
यहां से आप थोड़ा समझिए, सतोपंथ हिमनद से एक नदी निकलती है, उस नदी को हम कहते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी सतोपंथ हिमनद से निकलती है। इसी को हम दूसरा नाम कह सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं विष्णु गंगा। इसी को हम कहते हैं विष्णु गंगा नदी। सतोपंथ हिमनद से एक नदी निकलती है, जैसे ही आगे जाती है, जाने के बाद एक पूरब में स्थित एक ग्लेशियर है जिसको हम कहते हैं माना ग्लेशियर। पूरब में एक ग्लेशियर है, उसको कहते हैं माना ग्लेशियर। माना ग्लेशियर से भी एक छोटी सी नदी निकलती है, उसको हम कहते हैं धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी जब आती है पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, तो यह उसी अलकनंदा में मिल जाती है। जब जहां ये मिलती है उसको हम कहते हैं प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, क्योंकि ये अलकनंदा नदी है और विष्णु गंगा नदी है। तो समझिए, जब ये दोनों नदी मिलती हैं तो वहां एक प्रयाग बनता है, उसी को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो क्वेश्चन आता है कि विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। दूसरे शब्द में कहें तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। देखिए, कई जगह विष्णु गंगा पढ़ाया गया है, कई जगह अलकनंदा पढ़ाया गया है। तो हम अलकनंदा इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है, तो जब अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से नदी निकलती है तो विष्णु प्रयाग के पहले एक मंदिर आता है बद्रीनाथ का मंदिर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है, तो वो विष्णु गंगा ना होकर के अलकनंदा नदी उसका ऑप्शन सही है, इसलिए हम अलकनंदा नदी इसको मान रहे हैं। तो देखिए, ये नदी चली, पूरब से एक नदी आई माना ग्लेशियर से धौली गंगा, विष्णु प्रयाग मिल गई। यहां पर अब इसका नाम अलकनंदा ही है, यहां पर धौली गंगा नदी समाप्त हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद फिर एक पूरब से एक और नदी बहती हुई आती है त्रिशूल ग्लेशियर से। त्रिशूल ग्लेशियर से उस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी किस ग्लेशियर से निकली है? त्रिशूल ग्लेशियर से। वो मिलती है नंद प्रयाग में। जब यह अलकनंदा से मिलती है तो उसको हम कहते हैं नंद प्रयाग। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद एक और ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा में अपना जल गिराती है, संगम बनाती है, उस संगम को कहते हैं कर्ण प्रयाग। कहते हैं कर्ण प्रयाग। तो देखिए, जैसे जैसे ये अलकनंदा नदी चली आती है, वैसे वैसे कई महत्वपूर्ण नदियां मिलती चली आती हैं और कई महत्वपूर्ण प्रयाग बनते चले आते हैं। तो देखिए, अभी भी गंगा नदी का यहाँ कहीं पर नाम नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान नहीं है अभी। देखिए, अभी भी नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद एक चारों बार ग्लेशियर है, चारों बारी या चारों बार ग्लेशियर। चारों बार ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसको कहते हैं हम मंदाकिनी। देखिए, यहाँ नंदाकिनी थी, यहाँ मंदाकिनी नदी है। तो जब ये ग्लेशियर से नदी निकलती है मंदाकिनी नदी, तो बीच में एक प्रसिद्ध स्थान है, मंदिर है केदारनाथ का मंदिर। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर। यह नदी दक्षिण की ओर जाती हुई उसी अलकनंदा में से एक प्रयाग बनाती है, उसको कहते हैं हम रुद्र प्रयाग। एक नया प्रयाग बनता है, ये चौथा प्रयाग है। पहला विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, अब है रुद्र प्रयाग। अब ये चार महत्वपूर्ण प्रयागों से मिलकर के वही नदी बनती है, उसको हम कहते हैं अलकनंदा नदी। जो पहली नदी थी, यही अलकनंदा नदी चली आई चार महत्वपूर्ण प्रयागों से मिलते हुए। देखिए, यहां पर यह पहुंच जाती है अब नदी देव प्रयाग में। तो देव प्रयाग में यह नदी पहुंच जाती है, कौन सी? अलकनंदा नदी। अब देखिए, दूसरी तरफ से भी आती है। देखिए, यहां से होती है शुरुआत। उत्तराखंड के में स्थित है जिला उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में एक जगह है, एक ग्लेशियर है गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर में एक जगह पाई जाती है गंगोत्री। यहीं से उत्पन्न होती है एक नदी, उस नदी को हम कहते हैं भागीरथी नदी। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। अगर आप कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगोत्री। लेकिन अगर आप कोई बड़ा स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि गंगा नदी किस
जगह से निकलती है, क्योंकि यहां पर इसका नाम भागीरथी नदी है, तो यहां पर ये भागीरथी नदी है। तो गंगोत्री से निकलती है एक नदी भागीरथी नदी, ये चली आती है और टेहरी बांध के पहले, देवप्रयाग के पहले एक बांध है टेहरी बांध। टेहरी बांध के पहले एक नदी आती है भीलांगना नदी, तो भीलांगना नदी आती है और टेहरी बांध के पहले इस भागीरथी नदी में मिल जाती है। फिर ये टेहरी बांध बनता है और आगे देवप्रयाग में पहुंच जाती है भागीरथी नदी। तो देखिए, यहां से आई अलकनंदा नदी, यहां से आई भागीरथी नदी, और दोनों नदी जब मिल जाती है, जब ये संगम बनाती है, प्रयाग बनाती है, तो उस स्थान को हम कहते हैं देव प्रयाग या देव संगम, देव प्रयाग। जब भागीरथी और अलकनंदा, जो कि 4 महत्वपूर्ण संगमों से बनती चली जाती है और ये मिल जाती है देवप्रयाग में, तो जैसे ही ये देवप्रयाग में मिलती है वैसे ही इसका नामांकन हो जाता है। अब इसका नाम ना तो भागीरथी है ना इसका नाम अलकनंदा है, अब इसका एक नया नाम होता है, वो है गंगा नदी, वो है गंगा नदी। ठीक है, तो देवप्रयाग से इस नदी के जितने भी नाम थे पुराने वो सभी चले जाते हैं। ना तो इसका नाम होता है धौली गंगा, ना विष्णु गंगा, ना अलकनंदा, ना नंदाकिनी, ना पिंडारी, ना मंदाकिनी, ना भागीरथी, ना भीलांगना। एक नाम होता है, वो है द गंगा, द गंगा नदी। अब देखिए, इसी को हम पढ़ेंगे। देखिए, अब इसको आप याद करने की कोई ट्रिक तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन सीधा आप समझिए कि जब कोई नदी आती है, तो अलकनंदा नदी आई है तो पहले में मिली विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग, क्योंकि इसको विष्णु नदी कहते हैं, विष्णु गंगा नदी कहते हैं, तो सबसे पहला जो प्रयाग है वो है विष्णु प्रयाग। इसके बाद नीचे आते हैं तो नंद प्रयाग, मतलब नंदाकिनी नदी मिलेगी तो नंद प्रयाग होगा। इसके बाद कर्ण प्रयाग, पिंडारी नदी होगी। इसके बाद आती है नदी शिव जी के यहाँ से चारों बार हिमनद से, उसको हम कहते हैं मंदाकिनी। इसके बाद वो देवप्रयाग में मिल जाती है, तो इसी से फिर बन जाती है एक नई नदी गंगा नदी। देखिए देखिए ये है, देखिए ये है पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, ये है पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। देखिए विष्णु प्रयाग की जो संरचना है वह लगभग देवप्रयाग की तरह है, एक ऐसी नदी आती है, एक ऐसी नदी आती है, दोनों नदी मिलकर के चली जाती हैं अलकनंदा नदी बनके, तो ये है विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा प्रयाग है, यह है नंद प्रयाग, यहां से नंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है, तो यह है नंद प्रयाग, यह है नंद प्रयाग। देखिए तीसरे में है, यह है कर्ण प्रयाग, यह है कर्ण प्रयाग। यहां पर कौन सी दो नदी मिलती हैं? पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, पिंडारी नदी, पिंडार ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, पिंडारी नदी या पिंडार नदी। तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं तो एक नया प्रयाग बनता है कर्ण प्रयाग। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये चौथा और एक महत्वपूर्ण प्रयाग है। देखिए ये केदारनाथ मंदिर से एक नदी चली आती है, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो एक नया प्रयाग बनता है रुद्र प्रयाग, नया प्रयाग बनता है रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग में दो नदी मिलती हैं, एक है मंदाकिनी और एक है अलकनंदा नदी। यहां से यह आगे चली जाती है। चली जाने के बाद अब देखिए यह है देवप्रयाग, यह है देवप्रयाग। तो यह है अलकनंदा नदी जो कि 4 महत्वपूर्ण प्रयागों से मिलकर के नदी बनी है, और यह है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, दोनों नदी मिलकर के बन जाती है गंगा नदी, दोनों नदी मिलकर के बन जाती है गंगा नदी। देखिए अब फिगर के माध्यम से देखेंगे, थोड़ा सा जल्दी याद होगा। देखिए यही अभी हमने बताया है, ये देखिए यह है विष्णु प्रयाग, यह है विष्णु प्रयाग, यह है नंद प्रयाग, इसके बाद यह है कर्ण प्रयाग, यह है रुद्र प्रयाग और यह है देव प्रयाग। चलिए अब देखते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं, यही सब चीजें हम अभी प्रयागों के माध्यम से बता रहे थे। इन सभी
जो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये यही लिखे हैं कि किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है और किस नदी में मिलकर के कौन सा प्रयाग बनाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गोमुख हिमनद, अभी हमने बताया था कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक हिमनद है गोमुख हिमनद। गोमुख हिमनद से एक जगह है गंगोत्री, तो गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर के एक नई नदी का निर्माण करती है। नई नदी का नामांकन होता है गंगा नदी। यहीं से गंगा नदी का नामांकन होता है, ना कि गंगा नदी का उद्गम होता है। आगे चलते हैं। ऋषिकेश एक बहुत ही धार्मिक स्थान है। ऋषिकेश से यह नदी निकलती है। वहां पर अभी पर्वत पठार ही पाए जाते हैं, वहां पर कोई मैदानी क्षेत्र नहीं पाया जाता है। तो ऋषिकेश से निकलती हरिद्वार, हरिद्वार के बाद यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार उत्तराखंड का एक तीर्थ स्थान है। हरिद्वार के पार करते ही जैसे ही हरिद्वार के दक्षिण में आती है, यह पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी क्षेत्र में फैल जाती है। यहां से इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहां से उसका पानी का जो यूज है वो होना शुरू हो जाता है खेती के रूप में। देखिए इसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी आती है, किस जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश की, तो उसका आपके पास आंसर होना चाहिए कि बिजनौर नामक जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। देखिए भीलांगना नदी टेहरी में भागीरथी में से मिल जाती है। भीलांगना नदी जो है वह टेहरी बांध के जस्ट पहले ही, देखिए ये फिगर है छोटा सा सैटेलाइट से। देखिए ये आई है भागीरथी नदी, ये आई है गंगोत्री से भागीरथी नदी, और ये है भीलांगना नदी, ये है भीलांगना नदी, और ये है टेहरी डैम, ये है टेहरी डैम। टेहरी डैम जो है, टेहरी डैम यहां से दोनों नदी मिलकर के टेहरी डैम बनाती, फिर ये आगे नदी चली जाती है। इसी को कहते हैं भीलांगना नदी जो है वह पहले मिल जाती है। भीलांगना नदी टेहरी के डैम के पहले भागीरथी से मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी नदी को पंचप्रयाग कहते हैं। देखिए पंचप्रयाग क्यों कहते हैं, इसको भी अभी हम वही बता रहे थे कि 5 महत्वपूर्ण प्रयागों से मिलकर के गंगा नदी का निर्माण हुआ है, गंगा नदी बनी है, जिसमें से विष्णु प्रयाग, जिसमें से नंद प्रयाग, जिसमें से कर्ण प्रयाग, जिसमें से रुद्र प्रयाग, जिसमें से देव प्रयाग। तो 5 महत्वपूर्ण प्रयागों से बनी है गंगा नदी, इसीलिए हम इसको कहते हैं पंचप्रयाग। देखिए जो गोमुख ग्लेशियर है जहां से भागीरथी निकली है, उसकी जो हाइट है वो लगभग 7010 मीटर है, लगभग 7 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है गोमुख, ये है गोमुख, यहां से निकली है भागीरथी नदी। अगर आप छोटा एग्जाम दे रहे हैं, बार बार हम यही बोल रहे हैं, अगर आप छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो यही है। लेकिन अगर आप बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो उसके हिसाब से ये आंसर जो होगा वो नहीं सही होगा, क्योंकि बड़े एग्जामों में आपसे इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बड़े एग्जामों में आपसे विश्लेषण एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो एनालिसिस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये है आपको सोचने वाला, क्योंकि भागीरथी नदी यहां से निकलती है। यहां पर कोई भी नहीं जानता कि गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, क्योंकि उत्तराखंड में जब तक ये देवप्रयाग में नहीं मिल जाती तब तक इसको गंगा नदी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं भागीरथी नदी। तो ये है गोमुख, यहां से निकलती है भागीरथी नदी। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। उत्तरकाशी में से भागीरथी के नाम से जानते हैं। देखिए उत्तरकाशी में से भागीरथी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यह महाखंड व संकीर्ण घाटियों से गुजर करके दक्षिण की ओर बहती है। देखिए जब नदी हिमालय से निकली है तो वो दक्षिण की ओर आएगी, जहां पर उसको ढाल मिलेगा। तो यह महाखंड व संकीर्ण घाटियों से गुजर करके दक्षिण की ओर बहती है। इसी नदी का नाम गंगा तब पड़ता है जब 2 नदी, महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर के एक नई नदी का नामांकन होता है गंगा नदी का। भागीरथी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। हरिद्वार को पार करके यह नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। जैसे ही हरिद्वार को पार करती है यह नदी
पहाड़ी क्षेत्र और संकीर्ण घाटियों से हट करके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट देखिए, हरिद्वार के बाद गंगा नदी बहुत सी नदी सहायक नदी बनती हैं। हरिद्वार के निकलने के बाद इसकी जो संयुक्त नदियों की संख्या है, जो सहायक नदियों की संख्या है, वो बढ़ती जाती है। जैसे ही मैदानी क्षेत्र में जाती है तो सहायक नदी इसकी बनती चली जाती है। अगर अभी आगे हम देखेंगे कहानी के रूप में, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र गंगा से लंबी है, सिंधु भी गंगा से लंबी है, लेकिन सिंधु का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में है, ब्रह्मपुत्र का भी तिब्बत में है, और इसका जो बहाव है वो ज्यादातर भारत में नहीं है, सिवाय गंगा नदी को छोड़कर। गंगा नदी जो उसका अपवाह है वह ज्यादातर इंडिया में है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी गंगा से लंबी है, लेकिन उसका जो अपवाह है, जो उसका जो बहती है, वो इंडिया में बहुत ही कम किलोमीटर बहती है। गंगा नदी सबसे ज्यादा बहती है। नेक्स्ट देखिए, इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। देखिए, गंगा नदी के मैदान पे अभी हमने बताया था कि गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो बहुत ही बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत के 3 जो स्टेट हैं, भारत के जो 3 स्टेट हैं, जिसमें से यूपी, जिसमें से बिहार, जिसमें से पश्चिम बंगाल, ये 3 महत्वपूर्ण जो स्टेट हैं, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। टॉप 5 जो पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट है उसमें ये आते हैं, और तीनों स्टेटों से यह बहती है नदी, इसलिए इसकी जनसंख्या और इसका आर्थिक जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो विश्व की 8% जनसंख्या निवास करती है। इसी अपवाह तंत्र के मैदान में 8% जनसंख्या रहती है, विश्व की 8% जनसंख्या। देखो, गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को मनमोहन की सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। तो यहां से एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपका कि गंगा नदी को कब और किसकी सरकार ने राष्ट्रीय नदी के रूप में दर्जा दिया था। तो 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है और यह एक स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। भारत की सबसे पवित्र नदी अगर पूछा जाए तो गंगा के अलावा, इस नदी के अलावा किसी भी नदी का नाम नहीं लेती। यह बहुत ही पवित्र नदी है। इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी क्यों है? देखिए, गंगा नदी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही अधिक होती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत अधिक होने की वजह से इसमें एक वायरस पाया जाता है। उस वायरस का नाम है बैक्टीरियफेज। बैक्टीरियफेज वायरस पाया जाता है जहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन अधिक होती है, और इस बैक्टीरियफेज वायरस का काम होता है जो पानी में रहने वाले जो वायरस हैं जो कि पानी को गंदा करते हैं उनको खाना। जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है तो उसमें बैक्टीरिया को मारता रहता है। जब बैक्टीरिया को मारता रहता है तो गंदगी जो होती है वो गंगा में थोड़ा सा कम कर देती है। बशर्ते भारत की नहीं बल्कि विश्व में ये गंदी नदियों में से टॉप पे आने लगी है, क्योंकि जो भारत की स्थिति है, जो भारत के लोगों की मानसिकता है, कुछ भी चीज होती गंदगी वो गंगा नदी या किसी भी नदी में बहा देते हैं। भले ही बाद में वह पानी जो होगा या फिर जो आर्थिक रूप से जो दिक्कत होगी वो अलग बात है, लेकिन उसको नहीं देखेंगे। पानी जो होगा, जो नाले का पानी होगी, जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी होगा, वो नदियों में ही बहा देते हैं। गंगा नदी जब वहां से चलती है, उत्तरकाशी से शुरू होती है, देवप्रयाग से, इसके बाद यह कानपुर तक तो बहुत ही साफ रहती है, और जैसे ही यह कानपुर में एंटर करती है वैसे ही इस गंगा नदी को बहुत ही गंदा कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसलिए गंगा नदी में बड़ी मात्रा में सभी प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। जब नदी का पानी साफ रहेगा तो नदियों में जो मछलियां होंगी वो अधिक से अधिक संख्या में पाई जाएंगी, और उसकी जो वैरायटी होगी वो भी अधिक से अधिक संख्या में पाई जाएंगी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बद्रीनाथ का मंदिर। देखिए अभी हम बता रहे थे बद्रीनाथ का मंदिर और दूसरा है केदारनाथ का मंदिर। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो विष्णु भगवान पर है। बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो विष्णु भगवान पर है। वह किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा नदी जब सतोपंथ हिमनद से दक्षिण की ओर बहती है तो वह विष्णु प्रयाग के पहले एक मंदिर पड़ता है
वह है बद्रीनाथ का मंदिर। वो किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। दूसरा है केदारनाथ का मंदिर। तो केदारनाथ का मंदिर जब चारों बार हिमनद से एक मंदाकिनी नामक नदी चल के आती है तो बीच में एक मंदिर पड़ता है, शिव जी का मंदिर, केदारनाथ का मंदिर। तो केदारनाथ का मंदिर शिव भगवान पर है, जो कि किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने गंगा नदी की कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। अब हम गंगा नदी को एक सफर के रूप में देखेंगे, कहानी रूप में गंगा नदी का सफर। इसमें हम गंगा नदी की सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन किसी भी सहायक नदियों के बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक सहायक नदियों के बारे में देखेंगे, कहाँ से उसका उद्गम होता है, कौन कौन सी चीज उस नदी के बीच में पड़ती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। अभी हम केवल गंगा नदी के उद्गम स्थान से लेकर के, जहां से गंगा नदी की जो महत्वपूर्ण प्रयाग बने, संगम बने, वहां से उत्पन्न होती है और कहां से इसका नामांकन होता है, कैसे कहां कहां तक ये जाती है, कौन कौन सी सहायक नदी कहां मिलती है, इसी को हम देखेंगे। कहानी के रूप में देखेंगे तो ये हमें थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए गंगा नदी कहानी के रूप में, देखिए गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। हमने पहले प्रयाग के बारे में पढ़ लिए हैं कि 5 प्रयाग से बनती है। इसके बाद जब ये देवप्रयाग में बनती है, इसके बाद गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश में बिजनौर नामक जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी बिजनौर से होते हुए नरोरा, जो नरोरा है, नरोरा को पार करते हुए ये कन्नौज नामक स्थान पर पहुंचती है, जो कि कन्नौज एक प्रसिद्ध शहर है उत्तर प्रदेश का। वहां पर गंगा नदी की पहली सहायक नदी रामगंगा मिलती है। तो रामगंगा कहां मिलती है? रामगंगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक शहर में मिलती है। गंगा की पहली सहायक नदी बाईं ओर से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए गंगा नदी कन्नौज से आगे चल करके कानपुर के होते हुए, कानपुर एक प्रसिद्ध शहर है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहां से ही गंगा नदी की गंदगी शुरू हो जाती है। कानपुर के पहले गंगा नदी का जो लेवल है, जो गंगा नदी की जो स्वच्छता है वो काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे ही कानपुर शहर में गंगा नदी प्रवेश करती है, वैसे ही गंगा नदी गंदगी होनी शुरू हो जाती है, वहीं से उसकी गंदगी होना शुरू हो जाती है। कानपुर के पास करते हुए प्रयागराज में संगम बनाती है और प्रयागराज में गंगा सबसे लंबी सहायक नदी। देखिए दो चीज़ है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, दोनों की जो आंसर है वो अलग अलग हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी द वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से वो यमुना नहीं है, वो दूसरी नदी है, आगे अभी हम देखेंगे। तो यहीं पर प्रयागराज में ही गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी मिलती है। कहां पर? प्रयागराज में, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी प्रयागराज से आगे चल करके गाजीपुर बनारस में बॉर्डर पर एक नदी मिलती है, गोमती नदी। तो गोमती नदी कहां पर मिलती है? तो गोमती नदी गंगा नदी में गाजीपुर बनारस के बीचों बीच मिलती है। गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर पर बीचों बीच मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी आगे चल करके छपरा कहां है? बिहार में है। तो जैसे ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश को पार करके बिहार में जाती है, बिहार में जाते ही छपरा जो जिला है, छपरा जगह है, वहां पर घाघरा, जिसको हम कहते हैं करनाली नदी, और करनाली घाघरा नदी की एक सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं शारदा व काली नदी। तो शारदा और काली नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी की। और घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। और घाघरा नदी ही गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दो नदियां हैं, एक सबसे लंबी सहायक नदी जो कि यमुना है गंगा की, और एक सबसे बड़ी सहायक नदी। गंगा नदी में लगभग 21% पानी घाघरा नदी ही सप्लाई करती है। तो घाघरा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। देखिए कहां मिलती है? छपरा में, बिहार के छपरा में। देखिए ये गंगा नदी है, ये यहां पर बही, ये रामगंगा नदी मिलती है कन्नौज में, ये रामगंगा मिली कन्नौज में। इसी प्रकार से आगे चलती है, आगे चलने के बाद यह मिलती है प्रयागराज में। कौन सी नदी? यमुना नदी। आगे चलती है, ये बनारस गाजीपुर में मिलती है गोमती नदी। बनारस गाजीपुर के बीच में एक जो बीचों बीच है, एक पुल है बीच में,
वही मिलती है एक नदी, गोमती नदी। आगे चलती है, बिहार में पहुंचते ही छपरा में ये शारदा नदी है और ये घाघरा नदी यानी कर्नाली नदी। तो शारदा नदी अपने पानी को इसमें सहायक नदी बनाती हुई अपने पानी को छपरा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिला देती है। आगे चलती है तो एक सोन नदी है। सोन नदी का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक पहाड़ों से है, अमरकंटक पहाड़ों से मध्य प्रदेश से है। यह पटना में अपने जल को गंगा नदी में गिरा देती है। क्वेश्चन आ सकता है कि पटना में कौन सी नदी मिलती है गंगा नदी में, तो सोन। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। आगे चलते ही शहर होता है सोनपुर। तो गंडक नामक नदी, गंडक नदी जो कि बिहार में बहती हुई आती है, वह सोनपुर में मिलती है गंगा नदी में। तो गंगा नदी में गंडक नदी किस जगह मिलती है? सोनपुर में। आगे चलती है कुर्सेला। तो कोसी नदी, और बिहार की सबसे प्रसिद्ध नदी कोसी नदी, जिसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं, तो कोसी नदी कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है गंगा नदी से। आगे चलती है महानंदा नदी। तो महानंदा नदी गंगा नदी की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि गोदावरी घाट में मिलती है। गोदावरी घाट में कौन सी नदी मिलती है? महानंदा नदी। आगे जैसे ही चले जाती है तो ये झारखंड में लगभग 40 किलोमीटर बहती हुई ये चली जाती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जैसे ही एंटर करती है वैसे ही एक बांध बनाया गया है। उस बांध को हम कहते हैं फरक्का बांध। उसको हम कहते हैं फरक्का बांध। फरक्का बांध एक प्रसिद्ध बांध है। इसी बांध से ही पश्चिम बंगाल की स्थिति सही है। पश्चिम बंगाल की स्थिति सही करने का एक वो है फरक्का बांध। फरक्का बांध से ही पश्चिम बंगाल में पानी की सप्लाई होती है। देखिए यही अभी हम बता रहे हैं कि गंगा नदी आगे चलकर पटना बिहार में सहायक नदी सोन नदी मिलती है। आगे सोनपुर में गंडक नदी मिलती है। आगे चलती है कुर्सेला में कोसी नदी मिलती है। कुर्सेला में कोसी नदी मिलती है। आगे चलते हैं सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी कहाँ मिलती है? गोदावरी घाट में। अब देखिए गंगा नदी आगे चल करके झारखंड में साहिबगंज और पाकुर को पार करके पश्चिम बंगाल में फरक्का में पहुंचती है। फरक्का क्या है? फरक्का एक बांध है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नाम से जानते हैं। देखिए गंगा नदी को गंगोत्री से निकल करके देवप्रयाग तक भागीरथी नदी कहते हैं। इसके बाद गंगा नदी नाम उसका शुरू हो जाता है। जैसे ही यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है वैसे ही इसका नाम गंगा नदी ना होकर के इसका नाम नया नाम हो जाता है भागीरथी। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं तो गंगा नदी पर फरक्का नामक स्थान पर एक बड़ा बैराज बनाया गया है। एक बड़ा बैराज बनाया गया है। देखिए जैसे ही देखिए गंगा नदी पर फरक्का नामक स्थान पर एक बड़ा बैराज बना। ये बड़ा बैराज है। ये जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया। ये है फरक्का बैराज। ठीक है, वहां से भागीरथी को दो भागों में बांट दिए। देखिए भागीरथी को अब यहां गंगा नहीं कहना चाह रहे, वो भागीरथी है, तो दो भागों में बांट दिए। पहले भाग को बांग्लादेश की ओर, पहले भाग को बांग्लादेश की ओर, ये बांग्लादेश की ओर चली गई। और दूसरे भाग को दक्षिण में हुगली नदी के नाम से जानते हैं। ये दूसरी जो धारा है ये हुगली नदी के रूप से जानते हैं। ये पश्चिम बंगाल में ही बहती है। ये पश्चिम बंगाल में ही बहती है हुगली नदी के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए गंगा नदी, देखिए अब गंगा नदी अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी जिसको पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, तो ये भागीरथी पश्चिम बंगाल को पार करते ही बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में आती है वहां इसका नाम ना तो भागीरथी है, ना ही वहां इसका नाम गंगा है, ना ही अलकनंदा है। कोई सभी नाम खत्म होके एक नाम आता है पद्मा नदी। एक नाम होता है पद्मा। तो गंगा का एक नया नाम होता है पद्मा नदी। तो पद्मा नदी के नाम से जानते हैं इस भागीरथी को, इस गंगा को, इस अलकनंदा को। कहां? बांग्लादेश में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, देखिए ऐसा नहीं है कि गंगा नदी का ही नाम परिवर्तन किया है, नामांकन किया है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि गंगा नदी से भी बड़ी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को भी वहां पर ब्रह्मपुत्र हटा करके जमुना, मतलब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना के नाम से जानते हैं। दोनों धाराएं आगे चल करके गोलुंडे नामक स्थान पर मिलती हैं। पद्मा आती है
जमुना आती है, दोनों जहां मिलती हैं उसको उस स्थान को हम कहते हैं गोलुंडे स्थान। गोलुंडे नामक स्थान पर दोनों नदी मिलती हैं। जब दोनों नदियां मिलती तो फिर एक और नाम, नया नाम आना चाहिए। तो उस जब दोनों नदियां मिलती हैं तो एक नया नाम आता है, उस नाम को ही हम कहते हैं पद्मा। पद्मा ही नाम, मतलब गंगा नदी को ही माना गया वहां पर। तो दोनों नदी मिलने के बाद एक नया नाम आता है, वो है पद्मा नदी। तो देखिए, जब दोनों नदी जमुना और पद्मा मिलती हैं तो एक नई नदी का नाम बनता है पद्मा नदी। आगे बांग्लादेश की प्रमुख नदी, देखिए बांग्लादेश में एक प्रमुख नदी है मेघना नदी। तो मेघना नदी पद्मा नदी से, मेघना नदी देखिए ये है गंगा नदी थी जो पद्मा है, और ये है ब्रह्मपुत्र जिसको हम जमुना कहते हैं, और ये है मेघना। तो ये दोनों नदी गोलुंडे में मिली, आगे चल के चांदपुर स्थान पर मिलती हैं जब, तो इन तीनों नदियों का एक नया नाम आता है जो कि मेघना, जो कि बांग्लादेश में ही बहती है। तो मेघना नदी मतलब चांदपुर में जब पद्मा और मेघना नदी मिलती हैं तो अंतिम धारा को हम मेघना के नाम से पुकारा जाता है। तो अंतिम धारा जो बनेगी, अंतिम धारा को ही हम मेघना ही कहेंगे, क्योंकि वह बांग्लादेश की प्रमुख नदी है, इसलिए उन्होंने पद्मा और जमुना को छोड़ करके मेघना ही चुना। यहां मेघना अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, और जल को गिराने के पहले, जैसे ही ये जल को गिराती है बंगाल की खाड़ी में, उसके पहले ये विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन के डेल्टाओं का निर्माण करती है। सुंदरबन के डेल्टा कहां पाए जाते हैं? तो सुंदरबन के जो डेल्टा है वह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के एक प्रमुख अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र को पूरी तरह से देखा है। आने वाली क्लासेस में हम लोग गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां जिसमें से यमुना, गंडक, कोसी, गोमती सभी महत्वपूर्ण नदियां आने वाली हैं, उन सभी महत्वपूर्ण नदियों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।